नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब एक राज खुल करके सामने आ गया। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बड़ी चतुराई से भाईजान ने एक खबर को फैलाने की कोशिश की और उसमें उनको कामयाबी मिल गई। थोड़ी बहुत तो तकलीफ है ही है, तकलीफ तो है उनको, ये बात सही है, लेकिन उस तकलीफ को बड़ा प्रसारित किया गया, उसे फैलाया गया। तकलीफ क्या है? भाईजान को 3 तकलीफ है, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। अब वो कितनी बड़ी तकलीफ है, उससे उनको जो असह्य पेन न्यूरोलजिया जिसको आप कहते हैं, न्यूरोलजिया है। 3 तरह की उनको बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क से लेकर के चेहरे पे दर्द होता है और वो बहुत ही पीड़ादायक दर्द होती है, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। ये बात हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टरों को बताया होगा, कहा होगा, लेकिन इस बात की खबर उन्होंने खुद भी फैलाने की कोशिश की और सूत्रों से भी उन्होंने बाजार में इस खबर को डाला ताकि लोग इस पर चर्चा शुरू कर दें। हाल ही में अभी कपिल शर्मा का सीजन 9 या सीजन 5-6 पता नहीं, ये सीजन 3 है। सीजन 3 अभी उनका लॉन्च हुआ है। उसके पहले गेस्ट हैं भाईजान, और इस बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भाईजान स्पॉन्सर रहे हैं उनके शो का। कपिल शर्मा लाफ्टर शो जो है, उसके स्पॉन्सर भी रहे हैं किसी जमाने में। अभी उनका स्टेक है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके वो स्पॉन्सर रहे हैं कपिल शर्मा के शो का। अब इसकी पुष्टि कितनी है नहीं है, या आप लोग भी पता कर सकते हैं, लेकिन वो पहले गेस्ट हुए सीजन 3 के। और कपिल शर्मा के शो में आकर के उन्होंने बताया कि मैं अपनी हड्डी तुड़वा रहा हूं, रात दिन मेहनत करता हूं, मुझे ये बीमारी है, इस तरह से मैं परेशान रहता हूं और इस तरह से मेरी जिंदगी चल रही है। उसके बाद और भी मीडिया में खबरें आई कि सलमान जी बहुत बीमार रह रहे हैं, परेशान हैं, काफी दिक्कत हो रही है। अभी जो उनका लास्ट अपीयरेंस था सिकंदर फिल्म के बाद, अपनी फिल्म जब फ्लॉप हो गई थी, फिल्म सिकंदर फिल्म, उस फ्लॉप होने के बाद एक और अपीयरेंस आया। भाई सलमान के साथ वो दिखे, सलमान खान की फिल्म के प्रमोशन को लेकर के। अब कितना फिल्म प्रमोट हुआ, हालांकि उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आमिर खान की जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस पर बेहतर ही कर रही है, उतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप भी नहीं है। जैसे तैसे किसी तरीके से अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिट करा लिया जाए, लेकिन हिट भी नहीं हो रहा है। लोग देखने के लिए जा नहीं रहे हैं। कहीं से रेटिंग इन्होंने करवा रखी है, पैसे वैसे दे करके, हो सकता है कि रेटिंग करवा ली हो, भगवान जाने अब उसमें सच्चाई कितनी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आमिर खान साहब की फिल्म के प्रमोशन के लिए भाईजान भी पहुंचे थे। लास्ट जो उनका पब्लिक का अपीयरेंस था, जो मीडिया में वाइडली छपा, देखा, शूट हुआ, कैमरे पर आया, उसकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी तो पब्लिक अपीयरेंस दे ही रहे होंगे, हर दिन दे रहे होंगे, शाम 6 बजे के बाद तो देते हैं। उनके बहुत एक मंडली है, संजय दत्त एंड ऑल, इनके साथ वो देते हैं पब्लिक अपीयरेंस, लेकिन पब्लिक उनको देखती है, नहीं भी देखती है, लेकिन वो कभी खबर नहीं बनती है। आमिर खान के फिल्म प्रमोशन की खबर बनी और वहां भाईजान पहुंचे भी। अब भाईजान को ये बात किसने सलाह दी कि भाईजान आप अपनी बीमारी की खबर को फैला दीजिए, और ये सलाह आई कहां से? मित्रों, मैंने क्यूबाइब नेटवर्क ने ही आपको ये जानकारी दी थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और एनआईए तक की जो जांच मुंबई में हो रही है, बहुत सारे प्रकरण में हो रही है। बहुत सारी बातों को आपको बताना उचित नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातों को लेकर के मुंबई में जांच चल रही है और गहन जांच चल रही है। और उसमें
जांच करने वाले जो हैं उनके डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है कि हमारे ऑफिसर कौन है, क्या जांच कर रहे हैं। लेकिन ये बात पक्का मान के चलिए वो एनआईए और नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ मामला है। हो सकता है कि मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी हो भी नहीं भी हो, क्योंकि ये गुप्त तरीके से काम हो रहा है। सीबीआई के भी थोड़े बहुत इनपुट्स होंगे या रॉ के इनपुट्स हैं। रॉ के इनपुट्स पे एनआईए और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट संभवतः काम कर रही है, जो हमारे हमको जहां से जानकारी मिलती रहती है। तो रॉ के निशाने पर पूरा बॉलीवुड रहा है और आज से नहीं, बहुत बहुत जमाने से रहा है, क्योंकि फिल्म स्टार एक ऐसा इन्फ्लुएंसर ग्रुप है जिसका इस्तेमाल टेररिस्ट और देश विरोधी ताकतें हमेशा करती रही हैं और फिल्म स्टार को पता भी नहीं लगता है और वो यूज हो जाते हैं। तो इस सब पर भारत की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसकी नजर बहुत रहती है और उन्होंने ही ये सबसे पहले ये जानकारी भारत सरकार को मुहैया कराई थी कि बॉलीवुड का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से क्या रिश्ता है, कैसे पाकिस्तान के जितने अवैध कारनामे हैं वो अफगानिस्तान और वाया पाकिस्तान, कैसे कराची से वो मुंबई तक आसानी से पहुंचता है, उसका रूट क्या है। तो जो कोस्टल गार्ड है वो भी अपनी चौकसी को बढ़ाया है, वो भी रात दिन लगा हुआ। और इसलिए आप देखते होंगे कि कभी कच्छ में, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में हजारों करोड़ के ड्रग पकड़ाए जा रहे हैं। अब नकली नोटों की धरपकड़ उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि नकली नोटों को, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद एक तो कमर टूटी थी, अब बड़ी तेजी से नकली नोट नहीं है मार्केट में। लेकिन नोट जहां से छपता था उसका एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो पाकिस्तान भी है और भारत में वो सप्लाई होता था। और उसके पीछे मैं समझता हूं कि देखिए सरकार की बहुत कुछ गलती है। बहुत सारी बातों को एक कार्यक्रम में समेटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको इशारा कर रहा हूं। भारत का जो नोट है, नोट का जो पेपर है, वो जो कंपनी सप्लाई करती है, इंग्लैंड की कंपनी, वही कंपनी सप्लाई करती है पाकिस्तान को भी, और खेल वहीं से खराब होता है। जिस पेपर पे नोट छपता है वही सप्लायर कंपनी पाकिस्तान को भी है और भारत को भी है। और ये जाते जाते टेंडर दे करके गए थे हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर माननीय चिदंबरम साहब 2012 में। 2013-14 के पहले, 14 में सरकार जाने के पहले माननीय चिदंबरम साहब ने ये टेंडर इंग्लिश कंपनी को दे करके गए थे। अब वहीं से ये ब्लैक पूरा मनी का पूरा खेल चलता है। अब इसकी जांच बड़े पैमाने पर हो रही है, उसमें एनआईए भी शामिल है, आरएडब्ल्यू भी शामिल है, वो अपने तरीके से कर रही है। लेकिन वो ब्लैक मनी का खेल मुंबई बड़ी तेजी से पहुंचता है, वहीं खपाया जाता है, बॉलीवुड में खपाया जाता है। अब तो ये ओटीटी का जमाना आ गया, इसलिए अब इनकी चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्स लोग जा नहीं रहे हैं, थिएटर जा नहीं रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे की जो छुट्टी होती है, लोग उसमें घूमना पसंद करते हैं, अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं, लेकिन मूवी थिएटर नहीं जाते, अपना वक्त 3 घंटा बर्बाद नहीं करते हैं बैठ करके। क्योंकि एक तो बॉलीवुड में उस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं पिछले 5-6 वर्षों 10 वर्षों में, और लगता है कि सुशांत और दिशा का इस तरह से श्राप लग गया है कि बॉलीवुड के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशियन, सबके सबके की मति मारी चली गई है। ना तो वो ठीक से गाना लिख पा रहे हैं, ना ही कथानक लिख पा रहे हैं, ना ही कोई एक्टिंग हो पा रही है, ना ही कोई अच्छा एक्टर निकल के आ पा रहे हैं। यही ये 2-3 बूढ़े खान जो हैं, जो 60s में पहुंच गए हैं, अपना भौंडा सा चेहरा लेकर के अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि रूपहले पर्दे पर इनको लोग देखने के लिए जाएं। तो बात नहीं बन रही है। आखिरी बार इन्होंने ये कोशिश की कि आमिर खान जी का प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन एनआईए और रॉ की जो नजर है बॉलीवुड पर, उसके घेरे में भाईजान है। मैंने आपको पहले भी बताया था, भाईजान का दबदबा पिछले 30 वर्षों से बॉलीवुड पर यूं का यूं बरकरार है। 30 वर्ष से मतलब 90s में तो इनकी मूवी आई थी, उस वक्त ये नॉविस थे, लेकिन 1996-97 के बाद
भाईजान का दबदबा लगातार बढ़ता चला गया और इनमें इनके अंदर जो क्रिमिनलिटी का इनपुट आया, जो भाईजान का इनको तमगा मिला है, ये तमगा पोस्ट 2000 है, जब इनका अफेयर चल रहा था ऐश्वर्या राय से। उसी वक्त इनके अंदर की टेंडेंसी लोगों को दिखने लगी। उसके पहले जो लोग थे, जो प्रेमिकाएं थी, संगीता बिजलानी हो, सोमी अली हो या कोई और हो, इन लोगों ने खुलेआम आकर के बाहर में ये नहीं कहा कि सलमान ने मेरे साथ बदतमीजी की, सलमान ने मेरे साथ मार पिटाई की। लेकिन ऐश्वर्या राय संगीता बिजलानी नहीं थी, ऐश्वर्या राय सोमी अली नहीं थी। ऐश्वर्या राय ने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत चतुराई से इस खबर को बाजार में डाला कि सलमान खान मेरे साथ काफी एब्यूसिव हैं। और उसके बाद जब वो जो चलते चलते मूवी आई थी 2000 में, 2001 या 2 की बात है वो, उस मूवी के बाद जो इनका रूप सामने आया था माननीय भाईजान का, उसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऐश्वर्या राय ने पब्लिक डोमेन में डाला। ऐश्वर्या ने अपने मुंह से बात बताई भी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को पता भी चल गया। ये बड़ी चतुराई से ऐश्वर्या ने किया, या यूं कहें कि चलते चलते के सेट पे जिस तरीके से भाईजान ने आकर के गाली गलौज किया और धक्का मुक्की की, बदतमीजी की, न सिर्फ ऐश्वर्या राय से बल्कि तब शाहरुख खान से भी की। और बहुत दिनों तक शाहरुख खान और भाईजान में बातचीत नहीं होती थी, इन दोनों की लड़ाई बहुत लंबी चली। उसके बाद से फिर विवेक ओबराय के साथ जो इनका रिश्ता खराब हुआ, और उसके बाद तो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, सीरीज ऑफ स्टार्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गायक हैं, सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सबके सब भाईजान के निशाने पर आते रहे और भाईजान के आदेश के बिना कुछ चलता नहीं था। ये जो गुरूर भाईजान को आया, और भाईजान कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थे जो अपने नशे में आ गए थे। भाईजान के पीछे एक बहुत मजबूत सत्ता काम कर रही थी, और वो सत्ता थी, अभी भी है हल्की हल्की, वो सत्ता थी अंडरवर्ल्ड की। सीधे सीधे अगर आप कहें तो वो सत्ता थी दाऊद भाई की। डी कंपनी के साथ सलमान के रिश्ते वाया बाबा सिद्दीकी हों या वाया कोई और हो, लेकिन डी कंपनी के साथ इनके रिश्ते की जानकारी भारत सरकार को लग चुकी है, और यही इनके तनाव का कारण है। जो बात एनआईए या रॉ आपको हमें नहीं बताएगी, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं उन तक तो संदेश पहुंच ही रहा है कि साहब, एनआईए के लोग आपके पीछे हैं और आपको देख रहे हैं, आप पर नजर बनाए हुए हैं। तो घबराहट हो रही है। रॉ के लोगों का इनपुट है कि बॉलीवुड में वो कौन कौन लोग हैं जो एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल रहने वाले गैंग, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से जिनका रिश्ता है, उसमें भाईजान की बड़ी भूमिका है। अब ये संजय दत्त साहब भी कहते रहे कोर्ट में कि मेरा कोई अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं जानता था, मेरे घर में आकर के हथियार रख दिया, अपनी अनभिज्ञता जताई थी संजय दत्त, आपको याद होगा अदालत में। अदालत ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और उनको सजा हुई। उनके पिताजी सुनील दत्त कांग्रेस के बड़े नेता थे और बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन अदाकार थे। उनकी मां नरगिस, कौन नहीं दीवाना था उनका। नरगिस और सुनील दत्त का बेटा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार रहती हुई केंद्र में, कुछ नहीं कर सका। और वो प्रधानमंत्री से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर के तमाम दरवाजे पर खटखट उन्होंने दस्तक दी, लेकिन सारे दस्तक, सारे के सारे दस्तक बेकार हुए और संजय दत्त को जेल की हवा खानी पड़ी। 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 7 साल। और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लॉट है। लेकिन अब संजय दत्त साहब बड़े खुशमिजाज आदमी है, जेल से बाहर आने के बाद भी वो
हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन संजय दत्त को जेल जाना पड़ा और जेल की हवा खानी पड़ी, इतने रसूख होने के बावजूद भी भाईजान को अब वही डर सता रहा है कि अगर कहीं किसी प्रकरण में मेरा नाम आ गया डायरेक्ट और मेरे ऊपर अंकुश लग गई या मुझे मेरी गिरफ्तारी हो गई तो क्या होगा। तो एक डर तो सता रहा है सरकार का, और दूसरा एक बड़ा डर है जिसकी वजह से भाईजान ने अपना गाड़ी बुलेट प्रूफ मंगा लिया है, अपना बालकनी बुलेट प्रूफ कर लिया है, गार्ड प्राइवेट गार्ड की संख्या बढ़ा दी है। वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद में गांधीनगर के साबरमती जेल में है। अब गांधी के प्रदेश में साबरमती जेल में अब गांधीनगर के जेल में लॉरेंस बिश्नोई मौजूद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी खास मकसद से गुजरात में रखा गया है। अब कौन रख रहा है, नहीं रख रहा है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। मेरे पास कोई जानकारी अगर है भी तो मैं ये आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं। लेकिन गुजरात के जेल में सबसे महफूज माने जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई। अब ये और बात है कि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे या जो भी है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और इस तरह से चल रहा था, वहां से उनका जो जुरिस्डिक्शन था वो गुजरात बनता था, इसलिए वो गुजरात में है। ये कहानी सच्ची नहीं है, ये आधा सच है। कहां तो उनका कारोबार का जो क्षेत्र था वो चंडीगढ़ था और कहां वो गुजरात चले गए। तो ये बात किसी को पचती नहीं है। तो वही बात जिसके तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, और आप समझदार हैं। समझदार को सिर्फ इशारा काफी होता है। मैंने इशारा कर दिया और आप समझ गए। मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए कि गुजरात के जेल में लॉरेंस बिश्नोई साहब हैं मौजूद, और लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर एक बार सीधा सीधा हमला कर चुका है, दूसरी बार भी हमला के फिराक में था, और धमकी तो लगातार माननीय बिश्नोई की तरफ से भाईजान को मिलती ही जा रही है, लगातार। अब इस धमकी के डर से और सरकार के दबोचने के डर से भाईजान को लगा कि क्या तरीका हो सकता है कि जनता के बीच में हम एक सिंपैथी क्रिएट करें ताकि सरकार भी पीछे हट जाए और ये जो लॉरेंस बिश्नोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है ये भी पीछे हट जाए। दोनों का डर सता रहा है भाईजान को। लेकिन भाईजान आपको खुल करके आके कहेंगे नहीं, कोई चैनल वाला आपको बताएगा नहीं, कोई मीडिया नहीं बताएगी। सच्ची बात यह है कि भाईजान डर से ज्यादा परेशान है, अपने दर्द से नहीं। डर का जो दर्द है वो निरोल्जिया के दर्द से ज्यादा है। डर के दर्द को पचाना मुश्किल है। निरोल्जिया के दर्द को तो किसी तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन डर का जो दर्द है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। उसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए कोई टैबलेट नहीं बना हुआ है, कोई इंजेक्शन नहीं है कि किसी अस्पताल में भर्ती हो गए और आपको इंजेक्शन दे दिया, या किसी डॉक्टर से आपको बार बार आपको डॉक्टर से मुलाकात करनी पड़ेगी और डॉक्टर आपको कोई ना कोई रेमेडी देगा। डर की कोई रेमेडी नहीं है, और डर बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है, और डरा रहा है भाईजान को। भाईजान ने जो कुछ भी कृत्य किया है इन दिनों, पिछले 8-10 वर्षों में, अब उसका तो प्रारब्ध आपको आएगा ही और उसका तो पे करना ही पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से कोई माफी नहीं हुई है सलमान खान। बार बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग हमेशा कह रहा है कि हम सलमान को जान से मार देंगे, धमकी दे रहा है, साफ साफ धमकी दे रहा है। एक आध दो धमकी देने वाले नोएडा से थे, उनको पकड़ लिया गया, पकड़ा भी रहे हैं, लेकिन धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं लॉरेंस के लोग। एक तरफ लॉरेंस का डर है, दूसरी तरफ सरकार का डर है, और इन दोनों की डर से भाईजान को किसी ने सलाह दी कि आप अपनी बीमारी का एक ड्रामा पेश कर दीजिए। तो बीमारी तो है इनको,
परेशान तो हैं ये, लेकिन इसको प्रचारित करके कुछ सिंपैथी ले लीजिए। हो सकता है कि लॉरेंस भी ये कहने लगे कि अरे साहब वो तो खुद ही बीमार है यार, उसको क्या करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करके क्या करना। सरकार भी संवेदनशील हो जाए और कहे कि चलो भाई अब वो खुद ही बीमार है, ईश्वर उनको सजा दे ही रहे हैं, हम क्या देंगे। तो सरकार भी ठंडी पड़ जाए और लॉरेंस भी ठंडी पड़ जाए। तो बहुत ही फाइन ट्यून करके, मेटिकुलसली प्लान करके इस आइडिया को फ्लोट किया गया कि सलमान साहब 3 बीमारी से परेशान हैं। बीमारी से परेशान जरूर हैं, लेकिन उसको प्रचारित करके, ब्लेसिंग इन डिसगाइज जिसको कहते हैं ना, कि आपको तकलीफ है लेकिन उस तकलीफ को अवसर में तब्दील कर दें। अपनी ही तकलीफ को सलमान ने अवसर में तब्दील करने की योजना बनाई और उसमें बहुत कुछ उनको कामयाबी मिली भी। लोगों की बड़ी संवेदना आ गई कि सलमान को ये बीमारी हो गई, सलमान को ये बीमारी हो गई। भारत की एक बहुत अद्भुत परंपरा रही है मित्रों कि अगर कोई दुख में है तो उसके प्रति थोड़ी संवेदना भारतीय समाज की हो ही जाती है। भारतीय नहीं, पूरी दुनिया में संवेदना मिलती है। तो अपने तकलीफ की मार्केटिंग करके संवेदना अपने तरफ बटोरना, और दोनों बड़ी, एक तरफ तो लॉरेंस है और दूसरी तरफ सरकार है, उससे बचने के रास्ते निकालना। लेकिन ये रास्ता है नहीं, रेमेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ दिशा और सुशांत का केस भी खुलता जा रहा है और इसकी आंच उन तक जरूर पहुंचेगी। उनको भी अदालत में जवाब देना पड़ेगा। अभी तो नहीं, लेकिन कभी न कभी तो आना पड़ेगा। तो भाईजान बड़ी चतुराई से अपने दर्द की मार्केटिंग कर रहे हैं और इसी दर्द को वो दवा बना रहे हैं मार्केटिंग करके। जो बड़ा अपराध है, उस अपराध से बचने की वो दवा ढूंढ रहे हैं और उस दवा में उनका ये दर्द ज्यादा कारगर दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इस दर्द को वो मार्केट कर रहे हैं। देखिए, बाकी उनकी ये मार्केटिंग बहुत बिकती है या नहीं बिकती है, लोग उनकी सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए उनकी सच्चाई का अब उनको जवाब देना ही पड़ेगा और उनको चुकाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।